लोन। जहाँ देखो वहाँ लोन, जहाँ देखो वहाँ कमी, और जो देखो जिसको देखो उसे चाहिए। यार बुरी चीज नहीं है, बट नीड सबकी है आज के टाइम पे। एंड बेसिकली आप है मेरे फ्लैट्स के चैनल पे, तो आपको नीड सही में है अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो। क्योंकि 95% पब्लिक ऐसी है जिसे लोन चाहिए ही चाहिए। 5% पब्लिक बस ऐसी होती है जिन्हें लोन की नीड नहीं होती, जब वो अपना घर या अपना फ्लैट, अपने सपनों की दुनिया लेने हमारे पास आते हैं। बट आपके इन सारे सपनों को सच करने के लिए बैठा है आपका भाई अंकित। पूरी वीडियो में बताऊंगा होम लोन की एलिजिबिलिटी, क्या क्या चाहिए आपको और क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है आपको होम लोन लेने के लिए। तो देर किस बात की है, वीडियो को करता हूं स्टार्ट। तो ये कंप्लीट वीडियो होने वाली है आपकी होम लोन एलिजिबिलिटी के ऊपर। सारे पॉइंट्स जितने भी है ना वो यहाँ पे मेंशन कर दूंगा कि आपको किन किन चीजों की नीड होती है। बट मैं आपको बताऊंगा बेसिकली 6 ऐसे मेन पॉइंट्स जो आपका जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। बाकी तो आप सब पढ़ के समझ ही जाओगे किन किन चीजों की क्या क्या जरूरत है, क्योंकि वो आपके बहुत बेसिक से पॉइंट है। मैं मोस्टली 6 पॉइंट्स कवर करने वाला हूं एंड 6 के 6 पॉइंट्स लाइन वाइज आपके सामने प्रेजेंट होंगे। तो बिना किसी देरी के लेके चलता हूं आपको पॉइंट नंबर फर्स्ट। तो लोन ना आपका मेनली इन 6 पॉइंट्स पे डिपेंड करता है। फर्स्ट पॉइंट मैं बता रहा था कि अभी मंथली इनकम पे आएगा। तो मंथली इनकम कैसे मैटर करती है आपके लोन लेने के टाइम पे। तो जो आपकी इनकम है ना, मान लीजिए आप महीने का 30,000 रुपए कमा रहे हैं, एंड तो आप इस हिसाब से लोन लेने के जो एलिजिबल है ना उसको इंटू 50 कर दीजिए। तो 30 into 50 करेंगे तो निकल के आता है आपका 15 लाख रुपए, सॉरी। तो आपका एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है ना लोन लेने के लिए कि आप कितना लोन ले सकते हैं, वो निकल के आता है 15 लाख रुपए। बट इतना भी नहीं, क्योंकि 15 लाख रुपए अगर आपकी एलिजिबिलिटी निकल के आई है ना तो बैंक आप में से उसको खाली 12 से 13 लाख के अंडर आपको लोन प्रोसीजर करता है। क्योंकि वो हमेशा 100% कभी भी नहीं देता, वो आपको हमेशा 90% ही ऑफर करता है उनको। और इन केस मान लीजिए आपकी मंथली इनकम 40,000 है, और तो 40,000 के अकॉर्डिंग भी आप कैलकुलेट कर ही लेंगे। एंड देन आपको मेन पॉइंट मैं बता रहा था कि अगर आपकी 40,000 है उसमें 10,000 की आपकी कोई ईएमआई चल रही है। हम क्योंकि कोई ना कोई डेली बेसिस पे परचेज कर ही लेते हैं चीजें जिनकी हम मंथ टू मंथ ईएमआई पे करते रहते हैं, तो उसमें से वो सैलरी में से 10,000 भी माइनस करेगा तो भी आपको खाली 15 लाख का ही मिलेगा। अगर आपकी जितनी इनकम ज्यादा होगी उतनी आपकी लोन एलिजिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। एंड ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो आपकी जितनी भी ईएमआई वगैरह है ना, या जो भी आपका लोन टेन्योर चल रहा है, मेक श्योर रहे कि आप जब फ्लैट लेने जाएं और जब आप लोन करवाने जाएं तो आप उससे पहले अपनी सारी क्लोज करवा दें, ताकि आपकी एलिजिबिलिटी और ज्यादा इंक्रीज हो जाए। तो ये था आपका फर्स्ट पॉइंट। अब लेके चलता हूं आप लोगों को सेकंड पॉइंट की तरफ। तो गाइस सेकंड पॉइंट है आपका लोन टेन्योर। लोन टेन्योर यानी कि आपकी समय सीमा, कितने टाइम के लिए आप लोन लेना चाहते हैं। इस टाइम पे भी आपकी एलिजिबिलिटी बहुत ज्यादा मैटर करती है। आप लोन वैसे तो 5 से लेके 30 साल तक ले सकते हैं, बट इसमें आपका मेन फैक्टर आ जाता है कि आप जितने टाइम के लिए लेते हैं ना उस हिसाब से मोस्टली इंटरेस्ट रेट भी इंक्रीज हो जाता है, और इंटरेस्ट रेट डिक्रीज भी होता है आप जितने कम टाइम के लिए लेते हैं। बट लोन टेन्योर कहाँ डिपेंड करता है, लोन टेन्योर डिपेंड करता है आपका एज फैक्टर पे। जो आपका ना मेन फैक्टर है, बिकॉज मान लीजिए आप 25 साल के और अभी आप अपना फ्लैट लेने के लिए निकल जाते हैं, आपकी जो एलिजिबिलिटी आती है वो कितनी भी आई मैटर नहीं करती। फिलहाल मैं बात कर रहा हूँ एज फैक्टर की। तो एज फैक्टर के अकॉर्डिंग आप 25 ईयर्स के हैं और आप लोन ले रहे हैं 30 साल के लिए, तो वो लोन आपका चलेगा 55 ईयर्स के लिए, जो कि हाँ परफेक्ट है। क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर होता है ना वो आपको 60 ईयर्स तक की लिमिट देता है कि हाँ आप इस टाइम तक अपना लोन ले सकते हैं। और जो गवर्नमेंट सेक्टर का जो एरिया है ना वहां पे आप लोग देखेंगे तो वहां पे आपको 65 ईयर्स तक का मिल जाता है कि हाँ 65 ईयर्स तक आप ये कर सकते हैं। एंड देन इतना आपको एज मिल जाती है। और एज मैटर इसलिए करती है क्योंकि आप मान लीजिए अगर आप ले रहे हैं लोन आपका 50 साल की उम्र में आके, तो आपके पास लोन रीपे करने का ना टाइम बहुत कम बच जाता है। क्योंकि बैंक ने आपको खाली 60 ईयर से प्रोवाइड कर रखा है, तो आपके पास 50 और 60 खाली 10 साल बचते हैं उस लोन को रीपे करने के लिए। तो एज फैक्टर बहुत ज्यादा मैटर करता है। हेंस आपका सेकंड पॉइंट इसी चीज पे डिपेंडेंट था कि लोन टेन्योर। तो ये मान लीजिए लोन टेन्योर इज इक्वल्स टू आपका लोन एलिजिबिलिटी। ये दोनों चीजें बिल्कुल साथ साथ कंबाइन होकर चलती है। तो अब लेके चलूंगा आप लोगों को इसी के थर्ड पॉइंट की तरफ। गाइस थर्ड जो आपका पॉइंट होने वाला ना वो है आपका इंटरेस्ट रेट। मैंने मेरी प्रीवियस वीडियो में भी कवर करा था इंटरेस्ट और सिविल स्कोर का पूरा ही जो भी चिट्टा बट्टा है आपका वो पूरा उसमें क्लियर कर रखा है मैंने। तो आई बटन में आ रहा होगा या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा या एंड में दे दूंगा, तो उस वीडियो को ध्यान से देखना अगर आपको इंटरेस्ट रेट या सिविल स्कोर के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो।
अब इंटरेस्ट रेट की बता दूं तो आपको जो इंटरेस्ट रेट होता है ना वो लोकेशन से लोकेशन और बैंक टू बैंक वेरी करता है मतलब इसमें डिफरेंस आता रहता है कि हर एक बैंक से, मान लीजिए कोई बैंक आपको 8% पे भी दे देगा, कोई आपको 9% पे भी दे देगा, कोई आपको 12 पे देगा, कोई आपको 13 पे देगा। यही गवर्नमेंट बैंक आपको बहुत कम इंटरेस्ट रेट पे भी लोन दे देते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप उस चीज के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। तो इंटरेस्ट रेट लोकेशन टू लोकेशन और आपका फ्लैट टू फ्लैट कह सकते हैं, किसी भी चीज पे कह लो, बैंक टू बैंक हर एक जगह वेरी करता ही करता है। तो ये था इस चीज का थर्ड पॉइंट। तो आपका इंटरेस्ट रेट का है ना, तो आप जितने ज्यादा एलिजिबल हो उतना ज्यादा अच्छा है। अपना सिविल स्कोर मेंटेन करके रखिए, क्योंकि आपका सिविल स्कोर जितना ज्यादा मेंटेन रहता है ना, हमारा इन केस में ये होता है कि इतना ज्यादा कम इंटरेस्ट रेट आएगा, और जितना कम इंटरेस्ट रेट आएगा ना उतना हमें लोन कम रीपे करना पड़ेगा। जो हमारा फोर्थ पॉइंट है ना वो है आपका प्रॉपर्टी वैल्यू, कि आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है। मान लीजिए आपने बजट बना के निकले घर से 30 लाख का, तो देन आपने जाके वहां पे फ्लैट देखा, जो आपने देखा वो 30 लाख का है, तो ये मत सोचिए कि आप बैंक हमेशा आपको 100% लोन प्रोवाइड करेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस। जो आपका बैंक है ना वो आपको 80 to 90% लोन देता है हमेशा। कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती है जिनपे 100% हो जाता है, बट वो बहुत रेयर प्रॉपर्टीज आती है। मोस्टली केसेस में 80 to 90% ही आप लोगों को मिल पाता है। तो 80 टू, मान लीजिए आपने यही 30 लाख का फ्लैट देखा था, तो उसका 90% जो भी वैल्यू होगी ना वो आपको बैंक प्रोवाइड कर देगा। रेस्ट ऑफ द अमाउंट जो भी आपकी बाकी रकम बच जाएगी, आपको ये मान लीजिए वो आपको अपनी डाउन पेमेंट की उसमें रीपे करनी पड़ेगी। तो भाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने डाउन पेमेंट के लिए भी तैयार रहें। एंड उसके अलावा भी आपके बहुत सारे एक्सपेंसेस हो जाते हैं, रजिस्ट्री वगैरह पे एंड ऑल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर वगैरह। ये सारी चीज़ें मैं नेक्स्ट किसी वीडियो में कंप्लीट करूंगा। बट प्रॉपर्टी वैल्यू का तो यही था कि जितनी प्रॉपर्टी वैल्यू आपकी आएगी ना उस हिसाब से बैंक आपको लोन देगा। उसका हमेशा 80 to 90% ही देगा। कभी मत मान के चलना कि आपको 100% ही मिल जाएगा। कभी इस चीज़ पर डिपेंड मत रहना। खुद की पॉकेट में भी जब हम कोई अपनी प्रॉपर्टी परचेज करने जा रहे हैं तो मान लीजिए 3 to 5 लाख का हमारा बजट होना चाहिए जब भी हम प्रॉपर्टी लेने के लिए निकले हैं। तो ये सबसे ज्यादा मेन पॉइंट हो जाता है आप लोगों के लिए। एंड अब लेके चलूंगा आपको इसी के फिफ्थ पॉइंट की तरफ। तो अब लेके चलता हूं आपको इसके लास्ट और मेन पॉइंट की तरफ, टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी। आपकी प्रॉपर्टी किस टाइप की है भाई? देखो, दो टाइप की प्रॉपर्टी होती है। एक होती है अंडर कंस्ट्रक्शन और एक होती है जो आपका फ्लैट कंप्लीट हो चुका है, यानी कि रेडी टू मूव। हम आपको दोनों टाइप की देते हैं, बट मैं ज्यादा प्रेफर करता हूँ रेडी टू मूव के लिए, क्योंकि हमारे पास कस्टमर उसी बेसिस पे आते हैं। तो आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी के अंडर तो आपको मान लीजिए आपका फ्लैट आया 15 लाख का, उसका 90% अमाउंट आपको बैंक दे देगा, आपका उसी टाइम पे दे देगा। डीडी होता है इशू डीलर के नाम पे, जिसके भी अकाउंट में वो इनकम जानी होती है, वहां पे वो एक इशू करता है आपको चेक बैंक, वो आपको डीडी बनती है, वो आपका डीलर के अकाउंट में डायरेक्ट चला जाता है, तो मैटर वहीं पे खत्म हो जाता है। बट एक दूसरी प्रॉपर्टी आपकी जो होती है अंडर कंस्ट्रक्शन, मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी है वो अंडर कंस्ट्रक्शन चल रही है, उसका भी फर्स्ट फ्लोर तैयार हुआ है और वो बिल्डिंग बनने वाली है 10th फ्लोर तक, 10 माले उसमें बनने वाले हैं, यानी कि 10 बार उसमें लेंटर डलेगा अभी। तो मान लीजिए आपने उस प्रॉपर्टी पे आपने रेडी टू मूव नहीं लिया, आपके पास अभी टाइम है, आपने इसलिए वो फ्लैट ले लिया कि आपको लेट मूव होना है आपके फ्लैट के अंदर। तो आपने जब वो फ्लैट ले लिया ना, तो बैंक जो डीडी बनाएगा वो डीडी बनेगा प्रॉपर्टी के हिसाब से। जैसे जैसे उस फ्लैट के ऊपर लेंटर डलते जाएंगे या फिर आपकी बिल्डिंग्स बनती जाएंगी, ब्लॉक टू ब्लॉक बनती जाएगी, स्लैब टू स्लैब, उस हिसाब से डीडी रिलीज होते रहेंगे और वो डायरेक्ट फिर बिल्डर के पास जाते रहेंगे। कई बार ये होता है इनकेस कि वो आपको ही मिलते रहते हैं और आपको रीपे करने पड़ते हैं फिर बिल्डर को। तो दोनों केसेस में रहता है, जब आपके पास टाइम होता है तो आप ये इस टाइप का ले लेते हैं लोन कि हाँ आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे, और ये टाइम टू टाइम लोन आप आगे फिर डीलर को देते रहो, जिससे कोई भी प्रॉब्लम ना हो। पर मोस्टली जितने भी कस्टमर होते हैं वो रेडी टू मूव फ्लैट्स की तरफ ही आते हैं कि हाँ भाई फ्लैट कंप्लीट है बिल्कुल उनका, उन्हें आके बस अपना सारे डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करने हैं एंड सारी चीजें फिनिश ओवर करनी है। तो ये थे मोस्ट कॉमनली 6 पॉइंट्स। बट इनके अलावा भी ना थोड़े बहुत पॉइंट, अगर ये जो आपने वैसे देख लिए होंगे जो मैंने आपके लिए पॉइंट्स लिखे थे, इसमें एज, क्वालिफिकेशन, डिपेंडेंट, आपके फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, इन चीजों पे कई बार होम लोन डिपेंड कर जाता है। एज का फैक्टर मैंने आपका क्लियर कर दिया था कि एज सॉरी गाइस, एज का फैक्टर जो मैंने आपको क्लियर कर दिया था कि 60 to 65 ईयर्स के लिए, 60 ईयर्स तक आपको प्राइवेट सेक्टर में मिल जाता है एंड 65 ईयर्स के लिए जो आप लोगों को मिल जाता है वो गवर्नमेंट सेक्टर में मिल जाता है। तो एज का फैक्टर तो ये था। अब बात करता हूँ डिपेंडेंट फैक्टर की। ये डिपेंडेंसी है ना, बैंक आपका ये देखता है कि आपके ऊपर कितने लोग डिपेंड हैं, उस हिसाब से वो आप लोगों को लोन देता है। मान लीजिए आपकी फैमिली में आप हैं, आपका एक चाइल्ड है और आपकी वाइफ है, तो इस हिसाब के आपके ऊपर जो दो जने हैं ना, उनकी जिम्मेदारी आप लोगों के ऊपर है। बट मान लीजिए आपके साथ आपके पेरेंट्स भी रहते हैं, तो 2 पेरेंट्स आपके हो गए, मॉम एंड डैड, उनकी भी जिम्मेदारी फिर आप लोगों के लिए पे आती है। तो भाई जितने ज्यादा लोगों की जिम्मेदारी अक्सर हमारे ऊपर होती है ना,
उस हिसाब से बैंक भी वेराई करता है इस चीज को कि हाँ उतना ही कम लोन टेन्योर चला जाता है, क्योंकि वो भी देखता है कि ये रीपे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। और काफी बार होता है कि जिसकी फैमिली किसी जॉब सेक्टर से है, कि हाँ भाई उनके पेरेंट्स ऑन अभी जॉब्स पे हैं, तो बैंक कई बार इस एलिजिबिलिटी को भी इंक्रीज कर देता है। कोई ये कोई बैड फैक्टर नहीं है कि पेरेंट्स आपके साथ हैं। पेरेंट्स अगर आपके साथ हैं और वो दोनों के दोनों जॉब प्रोफाइल बंदे हैं ना, तो वही आपकी एलिजिबिलिटी और ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, बैंक का जो आपके साथ ट्रस्ट है वो और ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो इस वजह से तो भाई आपके अमाउंट इंक्रीज होना जायज सी बात है। तो और क्वालिफिकेशन पे डिपेंड करती है, मान लीजिए आप सीए हैं, बीटेक कर रखी है, एमबीए कर रखी है, इन सारी चीजों में आपका आता है कि हाँ भाई बंदा आगे जाके ग्रोथ करेगा, क्योंकि ये सारे सेक्टर्स को माना जाता है कि ये सारे सेक्टर्स ग्रोथ करने वाले हैं एजुकेशन की फील्ड में, तो ये कहीं ना कहीं आगे जाके अपने इनकम सोर्स को इंक्रीज कर लेगा। तो इस लेवल में भी कई बार ये होता है कि आपका जो बैंक है ना वो आपकी लोन टेन्योर अमाउंट को अप कर देता है, एलिजिबिलिटी आपकी बहुत ज्यादा हो जाती है। तो ये मेन छोटे छोटे पॉइंट्स थे, बाकी आप सारे रीड आउट कर लीजिएगा, मेन आप लोगों को मैंने बता दिए हैं। एंड ये थी पूरी जानकारी आपके होम लोन के लिए। अभी भी कोई डाउट रह गया हो ना, नीचे कमेंट में अभी मेंशन कर देना, तुम्हारा भाई तुरंत रिप्लाई करेगा जब भी मेरे पास टाइम होगा। टाइम तो नहीं, विद इन 1 डे के अंदर मैं आपका रिप्लाई कर ही दूंगा। और बाकी कोई भी डाउट हो तो नीचे इंस्टाग्राम पे आपको डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का भी लिंक मिल जाएगा HHB होम्स का, वहां जाके मैसेज करो, वहां भी मैं एक्टिव रहता हूँ, आपको वहां हाथ की हाथ रिप्लाई मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और बने रहो HHB होम्स के साथ, ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस और भी आने वाली है। तब तक के लिए सी यू गाइस।